1-2 चम्मच तेल डालना और गरम गरम तेल में आपने थोड़ा सा जीरा डालना है। जीरा के साथ साथ मैंने यहाँ पर 3-4 लहसुन को एकदम फाइनली चॉप करके डाला है। 2 से 2.5 इंच तक अदरक है, मतलब अदरक भी काफी सारी है, इसको भी एकदम फाइनली चॉप किया है। और 3-4 हरी मिर्चों को, इनको भी फाइनली चॉप किया है। हरी मिर्चें हाई रखना, तभी मसाले में बैलेंस आएगा। इनको थोड़ा सा भुन के आप यहाँ पर 1 प्याज डालना फाइनली चॉप किया हुआ। 1/4 कप ही मटर है, मटर ज्यादा बिल्कुल मत लेना दोस्तों, नहीं तो ये फट जाते हैं। साथ में आधा चुकंदर, 1 पूरी गाजर फाइनली कटी हुई और लगभग 5 के आसपास बीन्स है, जिनको मैंने स्लाइसेस में किया हुआ है। देखो मैं आपको सच बताऊं, जितनी मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं और जो मेरा प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से मेरी कटलेट में सब्जियां बहुत ज्यादा है। बाजार में आलू ज्यादा होता है, सब्जियां कम होती है। दूसरी बात, इस टाइम पर भुनते वक्त नमक बिल्कुल नहीं डालना है। नमक डाल दिया, सब्जियां पानी छोड़ेंगी और सारी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सब्जियों को आपको ज्यादा पकाना नहीं है, उनका हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। ये देखो इस स्टेज तक पकाना है, ढली नहीं है ना अभी सब्जी। अब आप यहाँ पर लगभग 4 से 5 उबले हुए आलू डालना। देखो आलू तो आप कोई भी डाल सकते हो जो आपके पास घर पे पड़े हैं, लेकिन आलूओं में एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, अभी बताऊंगा। देखो रेशियो आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन मसालों में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 2 चम्मच के आसपास नमक। इसी में ही आप यहाँ पर फ्रेश धनिया डालना और नमक बिल्कुल इसी टाइम पर डालना है दोस्तों। यहाँ पर नमक डालने से क्या होगा कि आलू अपना पानी रिलीज करेंगे। मैंने आपको बोला था ना कि आलू ही मेन गड़बड़ भी करते हैं कटलेट में और सही भी वही बनाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार लोग कटलेट बनाते वक्त अरारोट डालते हैं, ब्रेड क्रम्स डालते हैं, ब्रेड को पीस के भी डालते हैं, और तो और कई लोग मैदा भी डालते हैं। उसका एक सिंपल रीजन होता है दोस्तों, ताकि इसमें एक बाइंडिंग सी आए, वो अच्छे से जुड़ पाए और मॉइस्चर कम हो जाए। तो जब आप ऐसे भुनोगे तब ऑटोमेटिकली मॉइस्चर कम होगा। लेकिन दूसरी चीज जो एक्चुअली सबसे ज्यादा पानी पीती है वो है दोस्तों पोहा। आप पोहा लेना, लगभग 1 कप पोहा लेना और उसको पहले भिगा देना पानी में। 2 मिनट भिगाना, 2 मिनट बाद जब आप पानी ड्रेन करोगे तो पोहा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और इस पोहे को आप आलू में डालना। क्या होता है कि अगर आपके आलू गीले होते हैं तो आपकी कटलेट कभी भी शेप नहीं लेती, वो शेप लेगी, आप उसको उठाओगे टूटने लगेगी। और दूसरी चीज, अगर मसाले में गीलापन होगा तो आप कितना भी फ्राई कर लो, 5 मिनट में आपकी कटलेट सौगी हो जाएगी। अब आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि मेन तरीका क्या है। आप देखो मैंने यहाँ पर पोहे को भी आलू में अच्छे से मिला दिया है और एक बार इस टाइम पर टेस्ट करके देखा तो मेरे को रियलाइज हुआ कि थोड़ी बहुत कमी है मसाले में, क्योंकि क्या होता है ना कि सबके आलूओं की वैरायटी भी अलग होती है, तो डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि कितने अमाउंट ऑफ चीजें, कितने मसाले जाएंगे। तभी मैंने आपको बोला था मसाले में ध्यान देना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नमक, आमचूर और थोड़ा सा गरम मसाला बढ़ा दिया है। बस दोस्तों इस मसाले को आपको पूरा ठंडा करना है, जब तक फटाफट से मैं ब्रेड क्रम्स और कोटिंग के बारे में बताता हूँ कि वो बैटर सही कैसे बनता है। देखो ब्रेड क्रम्स आप जो भी लो, ये रोस्टेड होने चाहिए। रोस्टेड वाले ब्रेड क्रम्स सबसे ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं और ये फाइन करे हुए हैं, मिक्सी में मैंने घुमाए हुए हैं, इसलिए फाइन है। जितना फाइन होगा उतना ज्यादा इवन कोटिंग देगा। दूसरी चीज, यहाँ पर बैटर बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें आधा चम्मच नमक डाला है। सच बताऊं तो गेहूं का आटा भी ले सकते हो, तब भी अच्छा बन जाता है, लेकिन कमर्शियली मैदा ही यूज होता है, इसलिए मैंने मैदा किया है। यहाँ पर आप पानी डालना, 1 कप मैदे में लगभग 1 कप ही पानी होगा और धीरे धीरे करके मिलाना। एक बार ये बैटर बन जाएगा ना तो इसको अच्छे से फेंटना, जितने अच्छे से हो सकता है। मैं आपको सच बताऊं, बाजार में जब बर्गर की टिक्कियां बनती है, कटलेट बनती है, तो इस बैटर में बेकिंग पाउडर भी थोड़ा सा डाला जाता है। मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि घर में आपको डालने की इतनी जरूरत है। आपको इतनी मोटी कोटिंग नहीं बनानी है, ना ही आपको कॉस्ट के बारे में सोचना है घर में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप यहाँ देखो। एक करछी में अगर मैं आपको लपेट के दिखाऊं बैटर, तो आप देखो कैसे वो इवनली कोट कर रहा है। आपको वो गोल्डन कलर दिख नहीं रहा होगा करछी का, वाइटनेस दिख रही होगी। तो अब आप समझ पाए होगे कि एकदम पतली कोटिंग चाहिए। अगर ये बैटर बहुत गाढ़ा हुआ तो क्या होगा कि एक जगह वो जहां बहेगा वहां पर आपके ब्रेड क्रम्ब ज्यादा चिपक जाएंगे और वहां से वो अनइवन हो जाएगा। इसलिए बहुत मोटा बैटर मत रखना, आप देखो बिल्कुल थोड़ा सा पतला ही रखना, आप देखना बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि मैं तो आपको पता है मेजर करके ही बनाता हूँ सारी चीजें। तो मेरी कटलेट की जो बॉल है वो लगभग 50 ग्राम की है और इसको शेप देने के लिए जैसे धूप बत्ती को शेप देते हैं ना, या ब्रेड रोल बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। तो आपको एक ऐसा ब्रेड रोल टाइप शेप मिल जाएगी। आप इसी को ही अपने वुडन सरफेस पे रखना और इस पे फटाक से बिल्कुल ऐसे हाथ करके मारना।
ऊपर से ये चोंच बनने लग जाएगी और नीचे से ये फैल जाएगा। देखो दोस्तों, कई लोग हाथों में ही करते हैं तो उनकी शेप थोड़ी डिफरेंट आती है, कई लोग फ्लैट सरफेस पे करते हैं तो उनकी एकदम इवन शेप आती है। शेप मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप जैसे बनाना चाहे बना लेना। इवन करके ये होता है कि देखने में थोड़े सुंदर लगते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसे किया है। इस रेसिपी में लगभग आपको 50 ग्राम के 14 कटलेट मिल जाएंगे। दिखाया मैंने वीडियो में 8 ही है। अब आपने बस करना है कि राइट हैंड में आपने बैटर में डिप करना है और फिर लेफ्ट हैंड को यूज करना है ब्रेड क्रम्स में। आप देखो, जितना एक्सेस बैटर होगा उसको निकाल देना। अगर ज्यादा बैटर रहेगा तो वहां पर ज्यादा मोटा मैदा चढ़ जाएगा। तो अब आप देखो, ब्रेड क्रम्स की कोटिंग मैं हमेशा लेफ्ट हैंड से करता हूँ, दूसरा हाथ यूज करता हूँ, ताकि ये ना हो कि वो गीला हो जाए और ब्रेड क्रम्स हाथ में ही चिपक जाए। ये देखो आप, कितनी परफेक्ट और एकदम इवन कोटिंग आई है ना, एकदम बढ़िया दोस्तों। ऐसे बनाकर आप इनको स्टोर कर सकते हो आराम से, फ्रीजर में रख के 1 महीने तक भी चल जाएंगे दोस्तों आराम से। या आप इनको डायरेक्टली भी फ्राई कर सकते हो, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। लेकिन बस ध्यान देना कि हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, एकदम हाई फ्लेम पर। गैस को फ्राई करते वक्त भी सिम नहीं करना है, हाई फ्लेम पर ही करना है। और बस आपको एकदम परफेक्ट कटलेट मिल जाएगी दोस्तों, वो भी घर पे बनी हुई, सब्जियों से भरी हुई, है ना एकदम अमेजिंग। आप खुद ही देखो, एकदम क्रिस्पी तो है ही, लेकिन कितनी इवन बनी हुई है। आप भी दोस्तों बना कर देखना। इसी बात के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, मुझे उससे बहुत हेल्प मिलती है। कई बार जब घर में सामान नहीं होता दोस्तों, तो ये आलू की सब्जी आपके बहुत काम आएगी। इंस्टेंटली बन जाती है और बहुत ही यूनिक भी है। तो ये सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 छोटे आलू लिए हैं। ध्यान रहे, बहुत बड़े आलूओं का यूज मत करना, छोटे आलू ही आप लेना और उनको ऐसे छोटा छोटा काट लेना। अब सीधा ही मिक्सी में चलते हैं और मिक्सी में मैंने यहाँ पर आधा इंच अदरक डाली है, 1 हरी मिर्च डाली है, 3-4 लहसुन की कली आप डालना और उसके साथ साथ जो कटे हुए आलू हैं उनको डालना। ध्यान रहे, पीसते वक्त यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और पीसते वक्त शुरुआत में हमेशा पहले पल्स मोड में पीसना। पल्स मोड में पीसने के बाद फिर एकदम लो स्पीड पे काफी देर तक आप पीसना, तो ही आपको एकदम परफेक्ट पेस्ट मिलेगा। अब मैंने आपको जानबूझ के बोला था कि यहाँ पर ज्यादा आलूओं का यूज मत करना। उसका रीजन ये है क्योंकि आलूओं में पानी बहुत ज्यादा होता है। तो सीधा ही एक बड़ी सी थाली में आप यहाँ पर आलू के पेस्ट को बिछाना और फिर डालना इसमें नमक, अजवाइन और थोड़ी सी बेसिक सी चीजें और डाली है, जैसे कि हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ही आप गरम मसाला डालना और फ्रेश धनिया के साथ साथ कसूरी मेथी जरूर डालना, क्योंकि बेसन के साथ कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है। मैंने पहले ही इन सारी चीजों को, मसालों को अच्छे से मिलाया है और अब यहाँ पर बेसन डाला है। इन टोटल दोस्तों मैंने अभी यहाँ पर 1.5 कप बेसन डाला है और एंड में मैं आधा कप और डालूंगा, और वो स्टेप आप ध्यान से देखना कि एंड में क्यों डालना है। फिलहाल 1.5 कप बेसन को आप धीरे धीरे करके मिलाना, और हाँ, इसमें देसी घी डालना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो आपकी सब्जी जो है ये थोड़ी टाइट बनेगी, क्योंकि इसका टेक्सचर थोड़ा गट्टो जैसा ही है। आप धीरे धीरे करके मिलाना और आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल पेस्टी हो गया है, और तभी तो मैंने आपको बोला था कि कम आलूओं का यूज करना। लेकिन एक स्टेज आएगी कि ये जुड़ जाएगा, लेकिन आपकी थाली में बहुत सारा चिपका होगा साइडों में, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सूखा बेसन और मिलाना, जो आपने आधा कप बचा कर रखा था, और पूरे बेसन को अच्छे से निकाल लेना इस थाली से। अब अपने हाथों को साफ करके एकदम एंड में तभी पूरे बेसन को जोड़ना, क्योंकि अगर आप गीले बेसन वाले हाथ से जोड़ोगे तो ये जुड़ेगा नहीं, और फिर देखना आपको एक बढ़िया सा पेड़ा मिल जाएगा, है ना एकदम आसान। अच्छा, एंड में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मूंगफली का तेल अच्छे से लगा दिया है, ताकि अब ये बेसन बिल्कुल भी कहीं भी चिपके ना, और इसको रेस्ट करने के लिए आप छोड़ देना लगभग 10 मिनट के लिए, जब तक हम यहाँ पर अपनी ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून दही ली है। ध्यान रहे, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। और उसी में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला और 1 टेबलस्पून तक कसूरी मेथी को पीस कर मिला दिया है। दही डालने से एक क्रीमीनेस भी आएगी और खटास भी एनहांस होगी। उसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पर टमाटर अपनी मिक्सी में डाले हैं, और इन टमाटरों के साथ साथ आप यहाँ पर थोड़ी सी अदरक, मिर्ची और लहसुन भी डाल देना, और इसका एक बढ़िया सा एकदम फाइन पेस्ट बना लेना। बस दोस्तों, तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब सीधा ही कढ़ाई पर चलते हैं। तो कढ़ाई में मैंने डाला है यहाँ पर मूंगफली का तेल, और अगर मूंगफली का तेल यूज करना है तो मूंगफली का स्वाद आना चाहिए, तो इसलिए मैंने यूज किया है टाटा सिंपली बेटर कोल्ड प्रेस
ग्राउंडनट ऑयल का। ये एकदम A1 मूंगफलियों को पीस कर निकाला जाता है दोस्तों, कोल्ड प्रेस तरीके से, तभी मूंगफली का इसमें एकदम परफेक्ट स्वाद आता है। गरम तेल में आप यहाँ पर हींग डालना, जीरा डालना 1 चम्मच और उसके साथ साथ आधा चम्मच सौंफ, और सीधा ही 2 प्याज को एकदम फाइनली चॉप करके डालना। अगर आप फाइन चॉप नहीं कर सकते तो बिल्कुल आप चॉपर का यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्याज को आपने तब तक पकाना है जब तक ब्राउन नहीं हो जाते। तो यहाँ पर स्टेज कुकिंग करना बहुत जरूरी है, यानी कि जब प्याज इस स्टेज पर आ जाए कि वो ब्राउन होना शुरू हो जाए, तो आप यहाँ पर डालना कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। और ये मसाले बहुत जल्दी जल सकते हैं, तो फटाफट से थोड़ा सा पानी डाल देना और बस थोड़ा सा पकाना। आप देखना प्याज एकदम गलने से लग जाएंगे। जैसे ही प्याज पक जाए आप यहाँ पर टमाटर की प्यूरी डालना जो हमने बनाई थी, और भाई टमाटर आए हैं तो नमक तो आएगा ही ना, तो नमक डालना, धनिया पाउडर डालना और अच्छे से इसको मिलाकर एकदम लो फ्लेम पर साइड में छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर टमाटरों को हमें बहुत अच्छे से पकाना है। जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं आप क्या करना कि एक बड़े से चकले में थोड़ा सा तेल लगाना। तेल लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। और अब मैं आपको बेसन दिखा देता हूँ कि बेसन का जो हमारा आटा है एकदम सेट हो चुका है। उसी का ही अब आप पेड़ा लेना और इसको बहुत पतला सा बेल लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको राउंड करना है, इंडिया का मैप भी यहाँ पर चलेगा, लेकिन कोशिश करना कि आप इसको इवनली एकदम पतला बेलना, तभी आपके रोल्स एकदम सही बनेंगे। मैं यहाँ पर जानबूझ के साइड्स को निकाल देता हूँ, क्योंकि आप देखो साइड्स कितनी मोटी रह जाती है, और ये बेसन जब स्टीम करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली और फूल जाएगा। तो जितना पतला हो सके उतना पतला आप करना। अब मुझे यहाँ पर एक स्क्वायर मिल गया है, तो यहाँ पर मैंने 1-1 इंच की स्ट्रिप्स काट ली है। ये देखो बिल्कुल ऐसे। और आप चाहो तो आप यहाँ पर बीच में फिलिंग भी कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर पनीर की कर रहा हूँ। आप चाहो तो उबले हुए आलू भी डाल सकते हो, वो भी अच्छे लगते हैं मसाले वाले। आप चाहो तो किशमिश काजू भी डाल सकते हो, वो भी अच्छे लगते हैं। सूखा नारियल, बहुत कुछ आप डाल सकते हो दोस्तों, लेकिन अगर आप कुछ डालोगे ना तो इसका टेक्सचर मेंटेन रहेगा, हार्ड नहीं बनेंगे। सीधा ही आप इनका एकदम टाइट रोल कर देना और एंड में हल्का सा इनको घुमा देना ताकि ये एकदम सेट हो जाए। और आप देखो कितने परफेक्टली बनकर आए हैं। ध्यान रहे इनको बहुत बड़ा मत बनाना, नहीं तो ये आपको बहुत डेंस लगेंगे। छोटे छोटे 1 इंच के एकदम परफेक्ट बनते हैं ये। अच्छा, इतनी देर में अगर मैं आपको दिखाऊं अपनी कढ़ाई, तो टमाटर तो बहुत अच्छे से पक चुके हैं, तेल भी एकदम अलग हो गया है। तो यही दोस्तों बिल्कुल राइट स्टेज है कि अब जो इसमें हमने गरम मसाला कसूरी मेथी मिलाई वो आप यहाँ पर डाल देना। और दही बहुत जल्दी पक जाती है दोस्तों, तो दही डालते ही फटाफट से आप कड़छी चलाना और मुश्किल से 2 मिनट में ऐसा होगा कि फिर से तेल अलग होना शुरू हो जाएगा। तो बस अब आप यहाँ पर डालना 2 से 3 कप पानी। इस ग्रेवी के ऊपर आप एक छन्नी सी रखना और छन्नी के ऊपर हमारे सारे आलू और बेसन के रोल को ऐसे सजा देना। हम बेसिकली स्टीम करने वाले हैं। आप चाहो तो इनको डायरेक्टली ग्रेवी में डाल के भी 10 मिनट तक पका सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है, अभी आपको बताता हूँ। लेकिन स्टीम करने से एक एडवांटेज होती है। फिलहाल 10 मिनट के लिए ढककर आप इसको पूरा पकने देना एकदम लो फ्लेम पर, ताकि हमारे बेसन के रोल भी पक जाए और हमारी ग्रेवी पूरी सेट हो जाए। ये देखो तेल कैसे अलग हो चुका है। आप मिलाओगे ना तो आपकी ग्रेवी तो पूरी बनके तैयार है दोस्तों। इन बेसन रोल्स की मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप जब इनको काट के देखोगे तो ये अंदर से तो बढ़िया तरीके से पक चुके होंगे, लेकिन क्योंकि इसमें ज्यादा घी तेल नहीं है तो ये ड्राई होंगे। तो अगर आपको ये ड्राइनेस पसंद नहीं है, आप खाकर देखना। अगर नहीं आती तो मेरे कहने पे आप इनको फ्राई भी कर सकते हो। ये देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आपको फ्राई करना लगता है कि ये हैवी हो जाएंगे तो बिल्कुल आप इनको मेरी तरह सीधा ही ग्रेवी में भी डाल सकते हो। बस फर्क ये होगा कि ये हल्के से ड्राई होंगे अंदर से। ग्रेवी में डालकर आप इनको 5 मिनट तक ढककर और पकाना, और बस दोस्तों आपके आलू बेसन की एकदम नई तरीके की सब्जी बनके पूरी तैयार है। आप ये बना कर देखना, जरूर पसंद आएगी।